नमस्कार बच्चों, मैं देवकी नंदन राठौर स्टडी जोन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। अपन फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमारा जो चैप्टर था वो था विद्युत चुंबकत्व। उसका जो फर्स्ट पार्ट था वो था हमारे पास विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये हमारा पहला चैप्टर था, इसी को अपन डिस्कस कर रहे थे और लगभग इसका अपन ने 1/4 पार्ट भी पढ़ लिया है। मैं आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि आप भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें। स्टडी जोन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में मैथ्स 10th की और 12th मैथमेटिक्स कंटिन्यू चल रही है, फिजिक्स चली रही है। यदि आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द से जल्द लाइक करें, सब्सक्राइब करवाएं और दूसरों को शेयर करें, ताकि आप अपनी स्टडी अपने साथ साथ दूसरों तक पहुंचा सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं अपने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। इंग्लिश में भी इसको हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ ही बोलते हैं और हिंदी में भी इसको हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ बोलते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ क्या होती है, मैं बताता हूँ आपको इसके बारे में कि दो समअक्षीय और एक समान वृत्ताकार कुंडलियाँ, जिनमें समान परिमाण की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है, जिनके केंद्रों के मध्य की दूरी उनकी त्रिज्या के बराबर होती है, इस प्रकार से व्यवस्थित कुंडलियों के युग्म को हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ कहते हैं। मैंने तुम्हें बताया समअक्षीय यानी कि समान अक्ष पर, समान अक्ष बोले तो एक ही अक्ष पर समअक्षीय कुंडलियाँ। ये कितनी होती है? ये दो समअक्षीय कुंडलियाँ होती है। कुछ इसका जो डायग्राम होता है वो कुछ इस टाइप से होता है कि ये जो दोनों कुंडलियाँ होती है वो एक दूसरे के पैरेलल में रखी हुई होती है और इनके जो केंद्र होते हैं, दोनों के केंद्र, उनके मध्य की दूरी इनकी त्रिज्या के, यानी कि जो इनकी त्रिज्या होती है उसके बराबर होती है। इस प्रकार से कुंडलियों का युग्म बनता है, उन्हें बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। ये जो दोनों कुंडलियाँ हैं ये आपस में एक दूसरे से श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई होती है। श्रेणी क्रम में इसलिए जोड़ते हैं इनको क्योंकि श्रेणी क्रम में जुड़े होने से इनमें समान परिमाण की धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो सके। इन्हें तो बोलते हैं हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ। अब हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का उपयोग क्या होता है, तो बच्चों मैं बताता हूँ आपको कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का उपयोग एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करने के लिए हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का उपयोग यूज किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियाँ हो गई अपनी। एक और बात कि सर आपने तो बता दिया कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का उपयोग जो है वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो वो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है उसके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अभी मैंने जैसा कि आपको बताया कि हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का उपयोग यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र को प्रोड्यूस करने के लिए किया जाता है। तो देखो यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करता हूँ, इधर ड्रॉ कर देता हूँ डायग्राम। रफली डायग्राम है ये, थोड़ा छोटा सा। माना ये फर्स्ट कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है और ये सेकंड यानी कि द्वितीय सेकंड कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है। और जो इनका ये बीच वाला जो पार्ट है ये है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड यानी कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है स्टूडेंट्स,
ये तो फर्स्ट कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी जो दो कुंडलियां होती है उसमें फर्स्ट कुंडली भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और दूसरी कुंडली भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, लेकिन मेन कंडीशन है कि जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है वो यूनिफॉर्म होता है, यानी कि एक समान होता है। तो देखो क्या होता है वो, यानी कि प्रथम कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो फर्स्ट कुंडली होगी उसके कारण जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र है वो होता है 4/5√5 μ0 Ni/r। मैंने ये वाला केस इसलिए लिया क्योंकि इसके पहले वाला जो टॉपिक हमने पढ़ा था वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, उसमें जो उसका विशिष्ट स्थितियां सेकंड थी, उसमें जो हमारा बिंदु P था वो r/2 डिस्टेंस पर था, यानी कि r/2 डिस्टेंस पर था। तो उससे हमें जो चुंबकीय क्षेत्र मिला वो क्या मिला था, 4/5√5 μ0 Ni/r था। तो यानी कि ये वाला केस मैंने इसलिए लिया। अभी मैंने तुम्हें बताया कि जो हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां होती है उनके केंद्रों के मध्य की दूरी, यानी कि जो दोनों कुंडलियां होती हैं उनके केंद्रों की जो मध्य की दूरी होती है वो उनकी त्रिज्या के बराबर होती है। तो बच्चों प्रथम कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, 4/5√5 μ0 Ni/r। इसी प्रकार द्वितीय कुंडली के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। द्वितीय कुंडली के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा वो भी सेम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने का काम कौन करती है, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियां। तो B1 वेक्टर हो गया, ये हो गया B2 वेक्टर, 4/5√5 μ0 Ni/r, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये जो बीच का पार्ट मैंने बताया था तुम्हें क्या है, रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बोले तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र। तो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों का परिणामी चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि जो B है, B रिजल्टेंट, यानी कि यहाँ लिख देता हूँ रिजल्टेंट मीन्स B परिणामी। B परिणामी किसके बराबर हो जाएगा, B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर के। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन कि दोनों जो कुंडलियाँ होती है उनमें जो चुंबकीय क्षेत्र है उसका मान समान होता है, यानी कि बराबर होता है। तो चूंकि लगा के मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, चूंकि B1 वेक्टर बराबर है B2 वेक्टर के, तो B वेक्टर परिणामी किसके बराबर आ जाएगा, B1 वेक्टर प्लस B2 भी किसके बराबर है, B1 के बराबर है। तो यहाँ से क्या आ गया अपने पास 2B1 वेक्टर। मैं यहाँ पर वैल्यू रख देता हूँ। तो B परिणामी देखिए आप इधर, B परिणामी बराबर 2, B1 और B2 दोनों की वैल्यू सेम है, अपन ने B1 करा है। तो 4/5√5 μ0 Ni/r। अब यहाँ पर आप ये टर्म देखिए, μ0 Ni/r जो है अपन को इसको क्या बनाना है, केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, यानी कोई भी धारावाही कुंडली है उसके केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू अपन ने कल देखी थी, किसके बराबर थी वो, μ0 Ni/2r के। लेकिन यहाँ पर अपने पास क्या है, μ0 Ni/r है, 2 नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लगा देता हूँ 2, ठीक है बच्चों। यहाँ पर मैंने लगा दिया 2, तो B परिणामी 2 लगा दिया। तो मुझे यहाँ पर भी किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ पर भी मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो B परिणामी किसके बराबर हो गया, यहाँ पर 2 × 2 4, 4 × 4 × 4 16 के, 16/5√5। इसे मैं क्या लिख दूँ, B केंद्र, इसे मैं क्या लिख दूँ, B केंद्र लिख दूँ। तो इसकी जो वैल्यू होती है 16 को डिवाइड किया 5√5 से, वो फिक्स है। B परिणामी वो किसके बराबर आ जाएगा अपना, 1.432, किसके, B केंद्र के। तो ये हो गया हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों। हेल्महोल्ट्ज़ कुंडलियों के मध्य उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र धारावाही कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का 1.432 गुना होता है। आगे समझ में आपको, ठीक है बच्चों। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर।
अब ना जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा है उसको कैसे ज्ञात किया जाता है? तो देखो बच्चों, उसको ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग होता है। प्रयोग क्या है मैं बताता हूँ आपको। ये मेरे पास कोई भी धारावाही चालक तार है, एक धारावाही चालक तार है, कितना है वो है PQ। ठीक है बच्चों, ये जो धारावाही चालक तार है वो किसी कार्डबोर्ड के मध्य से गुजर रहा है। जो धारावाही चालक तार है वो कार्डबोर्ड ABCD के मध्य से गुजर रहा है। इस धारावाही चालक तार को एक बैटरी और एक कुंजी के द्वारा मैंने जोड़ दिया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो ये हमारा प्रयोग है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस धारावाही चालक तार के आसपास जो कार्डबोर्ड रहे, यानी कि जो धारावाही चालक तार है वो कार्डबोर्ड में से निकल रहा है, तो मैंने इस कार्डबोर्ड पर लोहे का बुरादा फैलाया। तो मैं अभी फिक्स डायग्राम बना देता हूँ इसका, फिर मैं उसे एक्सप्लेन करूँगा आपके सामने। तो ये है इसका कंप्लीट डायग्राम, ये इसकी दिशा हो जाएगी, किसकी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा हो जाएगी ये। तो बच्चों, धारावाही चालक तार पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए एक प्रयोग होता है। वो प्रयोग आपके सामने है बोर्ड पर। देखो इस प्रयोग में क्या होता है कि PQ एक धारावाही चालक तार है जो किसी भी कार्डबोर्ड या गत्ते के बीच में से निकल रहा है। मैं क्या करता हूँ, मैं इस कार्डबोर्ड पर लोहे के बुरादे की एक पतली फिल्म फैला देता हूँ, यानी लोहे का जो बुरादा होता है उसकी एक पतली परत बिछा देता हूँ। अब जो ये सर्किट यानी कि इस परिपथ में जो कुंजी यानी कि की लगी हुई है इसको मैं ऑन कर देता हूँ। जैसे ही मैं कुंजी को ऑन करूँगा इस सर्किट में क्या फ्लो होने लग जाएगी? करंट फ्लो होने लग जाएगी। जैसे मैंने कुंजी को ऑन किया इस परिपथ में विद्युत धारा का प्रवाह होने लग जाता है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस लोहे के कार्डबोर्ड को अपने हाथ से खटखटा देता हूँ, इसे हिला देता हूँ, इसे झल्ला देता हूँ। तो हम देखते हैं कि जैसे मैंने इसे हाथ से खटखटाया तो लोहे का जो बुरादा है वो संकेंद्रीय वृत्तों का रूप ग्रहण कर लेता है। संकेंद्रीय वृत्त बोले तो ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, ऐसे वृत्त जिनका केंद्र एक ही हो, उन वृत्तों को बोलते हैं संकेंद्रीय वृत्त। यानी कि धारा चालू होते ही मैंने इसको हाथ से हिलाया, हाथ से हिलाते ही जो लोहे का बुरादा था उन्होंने संकेंद्रीय वृत्तों का रूप ग्रहण कर लिया। अब इसमें मैं यदि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ज्ञात करूं तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इन वृत्तों पर दर्शाए गए तीर के निशान के अनुसार होती है। किसके अनुसार होती है? इन वृत्तों पर दर्शाए गए तीर के निशान के अनुसार होती है। और इस चालक तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? संकेंद्रीय वृत्तों के रूप में होता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो धारावाही चालक में चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को ऐसे ज्ञात किया जाता है। मैं इससे रिलेटेड दो केस आपको और डिस्कस कर देता हूँ, उनके बारे में भी बता देता हूँ। यानी कि जो केस फर्स्ट है वो ये है, ध्यान से सुनना इसको, कि कोई भी धारावाही कुंडली में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उस धारावाही कुंडली के जिस ओर से देखने पर यदि धारा वामावर्त दिशा में बहती हुई प्रतीत होती है तो कुंडली का वह सिरा उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? उत्तरी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। ठीक, इसकी दूसरी कंडीशन क्या होगी? यदि धारावाही कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित की जाए और कुंडली के जिस ओर से देखने पर विद्युत धारा दक्षिणावर्त यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रवाहित हो रही है या बहती हुई प्रतीत हो रही है तो कुंडली का वह सिरा साउथ यानी कि दक्षिण ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करेगा? दक्षिण ध्रुव की तरह। यदि कुंडली में धारा वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहती हुई प्रतीत होती है तो वह सिरा उत्तरी ध्रुव, और यदि धारा दक्षिणावर्त दिशा यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बहती हुई प्रतीत होती है तो वो सिरा दक्षिणी ध्रुव की तरह व्यवहार करता है। तो कैसे व्यवहार करता है? देखो डियर स्टूडेंट्स, ये ठीक है, एक ये यदि धारा वामावर्त दिशा में यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में यानी कि इस दिशा में बहेगी तो वो सिरा उत्तरी ध्रुव कहलाता है यानी कि नॉर्थ पोल। कैसे बहेगी धारा? ऐसे बहेगी धारा इसमें यानी कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और
यदि धारा दक्षिणावर्त यानी कि घड़ी की दिशा में बहेगी, यानी कि दक्षिणावर्त क्लॉकवाइज डायरेक्शन में यदि धारा बहेगी तो वो सिरा दक्षिणी ध्रुव यानी कि साउथ पोल। तो धारा कैसे बहेगी इसमें, इस तरीके से धारा बहेगी, यूं। ठीक है बच्चों, तो ये हो गई धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है बच्चों, अभी अपन ने बहुत सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। ओरेस्टेड पढ़ लिया है, बायो सावर्ट का नियम पढ़ लिया है, वृत्ताकार कुंडली के अक्ष पर केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र के फॉर्मूले अपने पास अवेलेबल हैं, और लंबे तथा सीधे धारावाही चालक तार के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी अपने पास है। तो मैं एक दो न्यूमेरिकल के बारे में डिस्कस करता हूँ। तो आइए देखते हैं न्यूमेरिकल्स क्या हैं। देखो, एक धारावाही कुंडली है जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है तथा उस धारावाही कुंडली में, पूरा लिख देता हूँ, धारावाही कुंडली में फेरों की संख्या 100 है। कितनी है फेरों की संख्या? 100 है, यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं? 100 है। यदि कुंडली में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो केंद्र पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है बच्चों, ये अपना न्यूमेरिकल्स है, जो कि फर्स्ट न्यूमेरिकल है इस कौन से विद्युत चुंबकत्व के फर्स्ट पार्ट का। कैसे सॉल्व करेंगे इसको? चूंकि अपन जानते हैं वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो कितना होता है? बी केंद्र पर कितना होता है? 4-5 बार रिपीट हो गया। ये जो फॉर्मूला है अपना, वो एक तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर था, दूसरा मैंने अक्ष के केस में भी बताया, अभी थोड़ी देर पहले भी बताया। तो केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र है वो कितना है? μ0 Ni/2r। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर r कितना है? 10 सेंटीमीटर। मैं इसको यदि मीटर में बदलूँ तो 10/100 यानी कि 0.1 मीटर हो जाएगा। फेरों की संख्या n कितनी है? 100 है। धारा यानी कि I कितनी बह रही है? वो है 1 एम्पियर के। और यहाँ पर एक और टर्म आ रही है μ0। ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये नहीं है। तो याद करो बायो सावर्ट का नियम। जब मैंने बायो सावर्ट का नियम बताया था तो मैंने तुम्हें बताया था कि जो μ0 है वो निर्वात की चुंबकशीलता है, चुंबकीय पारगम्यता है, जिसका मान किसके बराबर होता है? यानी कि मैंने ये बताया था आपको, μ0/4 पाई होता है 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर के। तो यहाँ से μ0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? μ0 बराबर, ये 4 पाई उधर जाएगा तो 4 पाई इंटू 10⁻⁷ न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर। अपने पास चारों वैल्यू आ गई है। अपन इस इक्वेशन में अपन इसको पुटअप कर देते हैं। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना आता है? देखो, बी केंद्र μ0 किसके बराबर है? 4 पाई इंटू 10 की घात 4 पाई इंटू 10 की घात -7 के। n अपने पास कितना है? 100 है। ये 100 इंटू आई कितनी प्रवाहित हो रही है? 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। नीचे है 2, r कितना आ गया मेरे पास? 0.1 मीटर। तो 0.1 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से यदि मैं पॉइंट हटाता हूँ तो ऊपर 1 0 बढ़ेगी। तो बी केंद्र ऊपर 1 0 बढ़ेगी। तो पहले यहाँ पर 10 की घात -7 था, ये 10 की घात 3 हो गया। 10 की घात -7 और 10 की घात +3, तो कितनी घात बची यहाँ पर? 10 की घात -4, यानी 7 में से 3 जाएंगे तो 4। किसके? माइनस के। और 4 पाई इंटू 10 की घात -4 टेस्ला। आप ये भी लिख सकते हैं एग्जाम में, यहाँ तक भी आपका आंसर सही है। और यदि आप इसको और सोल्व करना चाहें तो आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला। तो बी केंद्र कितना आ जाएगा मेरे पास? 4 तिया 12 और 4 14 56 इंटू 10 की घात -4 टेस्ला। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अगले न्यूमेरिकल्स के बारे में अपन चर्चा करें तो अपना अगला न्यूमेरिकल है
एक अपना जो अगला न्यूमेरिकल है वो ये है, एक हीलियम का नाभिक है। किसका नाभिक है? हीलियम का नाभिक है। केमिस्ट्री नहीं है, फिजिक्स ही चल रही है। फिजिक्स में दोनों आते हैं भाई, फिजिक्स और केमिस्ट्री में दोनों में आता है हीलियम, तो घबराए नहीं कि सर आप केमिस्ट्री कहाँ से चालू कर दी है। तो एक हीलियम का नाभिक है जो 0.10 ले लो, हाँ 8 ले लो, 0.8 मीटर त्रिज्या के वृत्त का 2 सेकंड में पूरा चक्कर लगा लेता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, काम है इसका चक्कर लगाने का, तो लगाएगा ही सही है, लगा लेता है। तो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का मान बताओ। इम्पोर्टेंट है, मान बताओ क्या मान आएगा इसका। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र निकाले तो भाई अपना फॉर्मूला तो वही है, केंद्र पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसका तो फॉर्मूला फिक्स है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r। मैंने यहाँ पर n नहीं लिया, क्यों नहीं लिया n? क्योंकि यहाँ पर मुझे फेरों की संख्या नहीं दी है, इसलिए मैंने यहाँ पर n नहीं लगाया। इसमें समझने वाली बात यह है, मैं आपको इसके बारे में बताता हूँ कि हीलियम का जो नाभिक होता है उस पर जो आवेश होता है, यानी कि हीलियम के नाभिक पर जो आवेश होता है, हीलियम नाभिक पर आवेश Q बराबर +2e के बराबर होता है। कितना होता है? क्योंकि जब अपन इसे लिखते हैं इसकी फॉर्म में तो 2He4 होता है इसका, यानी कि इसका परमाणु क्रमांक तो 2 होता है। कैसे लिखते हैं? 2He4, यानी इसका परमाणु क्रमांक 2 होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर 2, और 4 होता है इसकी द्रव्यमान संख्या, यानी कि मास नंबर। तो इस पर जो आवेश होता है वो 2e होता है। और एक तरीके से जब हीलियम नाभिक वृत्त के चारों ओर चक्कर लगाता है तो वह धारावाही लूप की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह व्यवहार करता है? धारावाही लूप की तरह व्यवहार करता है। और धारावाही लूप के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र किसके बराबर होता है? म्यू नॉट आई अपॉन 2r के। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आई भी अपन को नहीं दी हुई, वहाँ पर तो धारा दी हुई थी, लेकिन यहाँ पर आई नहीं दी हुई, तो आई कैसे निकालेंगे? मैंने स्टार्टिंग में बताया था, जब विद्युत धारा के बारे में तुम्हें बताया था, तो विद्युत धारा आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश बराबर किसके हो गया? आवेश बराबर होता है धारा इंटू समय के। तो यहाँ से धारा यानी कि आई किसके बराबर हो जाएगा? आवेश यानी कि Q अपॉन समय के। ठीक है बच्चों, यानी कि I बराबर हो गया Q अपॉन T। तो यहाँ से अपन I निकाल लें। आवेश कितना है मेरे पास? 2e, और समय को मैं T रख देता हूँ। 2 सेकंड भी रख सकते हैं, लेकिन अभी मैंने इक्वेशन में नहीं रखा। तो ये हो गई 2, ये हो गई 1। समीकरण 1 व 2 से समीकरण 1 व 2 की बात करें तो B केंद्र बराबर म्यू नॉट आई ये रहा मेरे पास। आई की जगह क्या लिख दूँ? 2e अपॉन टी, 2e अपॉन टी, और नीचे क्या आ जाएगा? 2r भी आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और वैल्यू अपन इसमें रखे हैं तो B केंद्र बराबर म्यू नॉट की जगह में वही पुरानी वैल्यू 4 पाई इंटू 10 की घात -7 इंटू 2 इंटू ई। इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होता है वो आपको पता होगा 1.6 इंटू 10 की घात -19 कूलाम्ब के बराबर होता है। ठीक है, और 2 से 2 काट देते हैं अपन, नहीं काटते हैं कोई दिक्कत नहीं है। आर कितना है अब मेरे पास? 0.8 इंटू समय है 2 सेकंड का। इस 2 से ये 2 काट दिया मैंने, इस 2 से ये कट गया 2 टाइम। तो B केंद्र बराबर क्या आ गया? 2 पाई की वैल्यू कितनी है? 3.14। 3.14 इंटू 10 की घात -7। अब देखो इस 0.8 को मैं लिख ही देता हूँ एक बार, अगली स्टेप में काटूंगा इसे।
2 पाई इंटू 10 की घात -7 इंटू 1.6 इंटू 10 की घात -19 अपॉन 0.8। देखो बच्चों ये 0.8 से कट जाएगा, कट गया स्टूडेंट, 0.8 से 1.6 2 टाइम कट गया। तो बी केंद्र बराबर 2 इंटू 2 4 इंटू 3.14 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻⁻19 4 तिया 12। तो बी केंद्र की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास, 4 तिया 12 और 4 चौदह 56 इंटू 10 की घात -7 और 10 की घात -19, दोनों माइनस माइनस के हैं तो -19 और -7 माइनस के 26 और यूनिट क्या होती है चुंबकीय क्षेत्र की, टेस्ला। यानी कि बी केंद्र का मान क्या आ गया 12.56 इंटू 10 की घात -26 टेस्ला। समझ में आ गया डियर स्टूडेंट्स? हो गया अपना न्यूमेरिकल। एक और न्यूमेरिकल को अपन डिस्कस कर लेते हैं। एक और न्यूमेरिकल की यदि बात करें तो अपना न्यूमेरिकल है कोई भी आर त्रिज्या की धारावाही कुंडली के अक्ष पर, किस पर, अक्ष पर। अभी तक अपन ने केंद्र पढ़ा था, आर त्रिज्या की धारावाही कुंडली के अक्ष पर कितनी दूरी पर कितने आदमी थे, वो नहीं, कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 27वां भाग होगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का। तो इसमें आप थोड़ा ध्यान से देखें अपन से क्या पूछ रहा है, वो अपन से पूछ रहा है, देखो प्रश्नानुसार मैं लिख देता हूँ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्नानुसार की मैं बात करूँ तो वो हो जाएगा अपने पास कोई भी आर त्रिज्या की धारावाही कुंडली है उसके अक्ष पर, उस किसके अक्ष पर, यानी कि अक्ष पर क्या पूछ रहा है, कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी कि बी अक्ष, यानी कि जो चुंबकीय क्षेत्र है किसका, अक्ष का, वो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का, वो केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का 1/27 यानी कि 27वां भाग बोले तो 1/27 कितनी दूरी पर होगा, कितनी दूरी पर होगा, यानी कि वो अपन से किसका मान पूछ रहा है, दूरी, यानी कि x का मान अपन से पूछ रहा है तो हमें निकालनी है दूरी। ठीक है, तो अपन जानते हैं कि अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, कल पढ़ लिया था अपन ने अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र की मैं बात करूं तो वो होता है μ0 Ni r² r² प्लस x² की पावर 3/2 1/27 किसके, केंद्र के, और केंद्र पर μ0 Ni/2 r। ठीक है बच्चों, देखो μ0 Ni इधर है, μ0 Ni इधर भी है, सारे कट जाएंगे, इस 2 से ये 2 भी कट गया, क्या बचा अपने पास r² प्लस x² की पावर 3/2 और इधर बचा अपने पास 1/27 है। 27 एक तरीके से क्यूब है, किसका क्यूब है, 3 का, तो मैं इसे लिख देता हूँ 3 क्यूब और इधर बचा 1/r। मैं इसे कर देता हूँ क्रॉस मल्टीप्लाई यदि मैं इसे करूँ तो क्या आएगा मेरे पास, ये इधर जाएगा तो r² प्लस x² की पावर 3/2 ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो 3 क्यूब तो है ही सही, r² इंटू r ये r³ बन जाएगा। तो इक्वेशन बनी r² प्लस x² की पावर 3/2 और ये हो गया 3r का क्यूब। ठीक है, ये क्यूब से मैंने क्यूब उड़ा दिया, बचा मेरे पास क्या, ये आधा और 3r। ठीक है बच्चों, अब इसे सॉल्व कैसे करें, कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन आ गई लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ वर्ग करने पर, मैं दोनों तरफ यदि वर्ग कर देता हूँ तो स्क्वायर करते ही अंडरवुड हट जाएगा, यानी कि हाफ हट जाएगा, एक तरीके से अंडरवुड है और अंडरवुड का स्क्वायर करते हैं अंडरवुड हट जाता है।
तो बचेगा क्या, आर स्क्वायर और की आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर भी स्क्वायर होगा, जब इधर स्क्वायर होगा तो 3 का स्क्वायर 9, आर का स्क्वायर आर, तो एक्स स्क्वायर बराबर 9 आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर बराबर किसके आ गया, 8 आर स्क्वायर के। तो एक्स स्क्वायर एक्स बराबर ये स्क्वायर उधर जाएगा तो अंडर रूट आएगा, तो मैंने लगा दिया अंडर रूट लगा दिया बच्चों। इस 8 को क्या कर दूं मैं, 8 को लिख दूँ 4 × 2 और आर स्क्वायर, ठीक है बच्चों। तो यहाँ से x का मान क्या आ गया, क्योंकि 4 का स्क्वायर होता है, 4 का अंडर रूट होता है 2, अंडर रूट 2 में रखेंगे और आर स्क्वायर से अंडर रूट जाएगा तो ये 2√2r, यानी कि जब इतनी दूरी पर अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र केंद्र के चुंबकीय क्षेत्र का 27वां भाग होगा। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ कि आज के जितने भी टॉपिक्स अपन ने डिस्कस करे हैं वो सब आपको इजी वे में समझ में आ गए होंगे। अगर समझ में नहीं आए आपके तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके आगे के जो टॉपिक्स हैं इनको अपन कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।